प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम के अंदर जिसमें से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, यहां तक कि यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जाम के अंदर भी इस लेक्चर में से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं और बहुत वाइड टॉपिक है। यहां तक कि अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में भी यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि आज के दिन समय की अगर जरूरत है तो वो है पर्यावरण को जानना, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आवर एनवायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण आखिरकार होता क्या है, ठीक है, इसके ऊपर बताइए कि पर्यावरण क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी चारों तरफ का, चाहे वो भौतिक चीजें हो जैसे पेन है, दीवारें हैं, लोहा, तांबा, जो चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, चाहे वो रासायनिक पदार्थ हो जैसे केमिकल्स हैं हवा के अंदर, या फिर जीवित जीव हो जैसे हम लोग हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु हैं, तो इन सभी से मिलकर के बनता है पर्यावरण। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। हमारे चारों तरफ का भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवेश मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवेश मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब पर्यावरण तो तीनों चीजों से मिलकर बना हो गया, तो आखिरकार प्रदूषण क्या होता है, फिर हम प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण की बात करते हैं। देखिए, पर्यावरण जो है नेचुरली अगर देखा जाए तो सब कुछ बैलेंस है, संतुलित है। अगर पर्यावरण में हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो पर्यावरण में गैसों की बात करें, ठीक है, गैसें, तो नाइट्रोजन जो है, हिंदी में मैं लिख देता हूं यहां पर, नाइट्रोजन 78% है, यानी 78%। ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये तो था संतुलित, यानी कि सब कुछ बैलेंस, और अन्य गैसें जो हैं वो 0.07% है। तो ये चीज तो थी संतुलन, यानी कि बैलेंस मात्रा में संतुलित। लेकिन अगर इसमें से किसी भी गैस की मात्रा का कम या ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रदूषण। ये हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। इसी प्रकार से जल प्रदूषण, जल में ऑक्सीजन का लेवल कम ज्यादा हो जाना या हानिकारक पदार्थों का जल में मिल जाना। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि की मात्रा का एक नियमित डेसिबल है, उससे ज्यादा हो जाना, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो यानी कि अवांछनीय पदार्थों का पर्यावरण में मिल जाना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। जो नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलन गड़बड़ा जाना भी प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण में हानिकारक अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में हानिकारक अवांछनीय, जिसको हम नहीं चाहते कि वो पदार्थ ऐड हों, पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यानी इन किसी भी गैस की मात्रा का कम या अधिक हो जाना प्रदूषण कहलाएगा। और जो प्रदूषण फैलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदूषक। प्रदूषण फैलाने वालों को क्या बोलेंगे, प्रदूषक। ठीक है, उसके ऊपर भी अब हम चर्चा कर लेंगे। प्रदूषक किसे कहते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर
कि इनमें से जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक छांटो या इनमें से अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक छांटो। तो आखिरकार ये प्रदूषक कौन से होते हैं, लीजिए उसके ऊपर अब हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये किस प्रकार के प्रदूषक हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। यानी प्यारे बच्चों वो पदार्थ जो कुछ समय बाद गल सड़ करके मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, यानी जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सब्जी मंडी के अंदर फल सब्जियां कुछ दिनों में गल सड़ के खत्म हो जाती हैं, तो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, लकड़ी है, कपड़ा है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है और गल सड़ करके मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रदूषकों को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ या जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। तो ये ज्यादा समय तक पर्यावरण को इफेक्ट नहीं करते। तो वे पदार्थ, तो ये आपको नोट्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध रहेंगे। हर लेक्चर के आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, ठीक है ना। वे पदार्थ, इसके अलावा भी अगर आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहें तो वो लेक्चर में से नोट कर सकते हैं, अन्यथा ज्यादातर चीजें हमारे पीडीएफ में कवर हो जाएंगी। वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है तथा ये गल सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। गल सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इनके उदाहरण क्या रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कपड़ा, कागज, सब्जियों, फल व सब्जियों के छिलके, लकड़ी, फल व सब्जियों के छिलके। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार के प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यानी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो ये कौन से पदार्थ हैं, वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता, यानी अपोजिट कर लेना है उसको, जो पिछली बार हमने किया था। वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता तथा ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे प्लास्टिक,
पॉलीथीन, बाकी जितने भी धातुएं हैं वो सारी की सारी इसी में आएंगी, जैसे लोहा, तांबा, ठीक है, कांच, वो सब कुछ इसी के अंदर आएगा, यानी कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं चित्र आपको दिखा देता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पर्यावरण की बात करें तो ये वो पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। इसमें प्याज, टमाटर छिलके, केले के छिलके या संतरे के छिलके जो भी है, तो ये कुछ ही दिनों में गल सड़ करके मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए लंबे समय तक ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये पदार्थ हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ये वो पदार्थ हैं जो लोगों के द्वारा यूज करके फेंक दिए जाते हैं और इनका एक बहुत बड़ा ढेर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको पॉलीथीन दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है, और ये प्यारे विद्यार्थियों कभी भी समाप्त नहीं होते। ये अगर देखा जाए तो सीवेज को ब्लॉक करते हैं, सीवेज ओवरफ्लो होगा, पशु खा जाएं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है जब भी हम फ्रूट्स को खाते हैं तो छिलके पॉलीथीन में डाल करके फेंक देते हैं। अब पशु भूखा होता है, आवारा गायें, आवारा पशु जितने भी सांड वगैरह घूम रहे होते हैं, वो भोजन के चक्कर में पॉलीथीन को निकल जाते हैं और ये इनकी आंत में जाकर के जमा हो जाता है, जो उनकी मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि इनका गलना सड़ना तो होता ही नहीं है कभी भी। पॉइंट क्लियर है ना? तो ऐसे प्रदूषकों को कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अब हम बात करते हैं कि जो भी जीव जहां कहीं भी रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? ये बहुत बार आता है पेपर के अंदर। किसी भी जगह के, किसी भी स्थान के, किसी भी स्थान के जैव और अजैव घटक। जैव क्या होता है प्यारे बच्चों? जीवित जीव। जैव क्या मतलब क्या होता है? यहां पे मैं लिख देता हूं जीवित। जैव और अजैव घटक। अजैव क्या होता है? निर्जीव। घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इसे हम बोलते हैं पारितंत्र। अब पेपर में बहुत बार आता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है या इनमें से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। पारितंत्र पता लग गया ना? किसी भी जगह पर रहने वाले सजीव और निर्जीव पदार्थ मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण मैं आपको नोट करवा रहा हूं ताकि पेपर के अंदर आपको छांटने में आसानी रहे। प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? तालाब आ गया, ठीक है, वन आ गई, झील आ गई जो अपने आप बनी है। कृत्रिम पारितंत्र में क्या आ जाएगा? कृत्रिम पारितंत्र में खेत आ गई, बगीचा आ गया, पार्क आ गया, ये सब है, ये आपके द्वारा बनाए गए हैं और इनके अंदर भी जैव और अजैव घटक यानी सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पारितंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैव और अजैव घटक आखिरकार कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि पारितंत्र में क्या होता है? जैव घटक और अजैव घटक। पता लग गया ना पारितंत्र किसे कहते हैं? खेत है, उद्यान है, बगीचा है, जोहड़, तालाब, जहां कहीं भी सजीव और निर्जीव जीवों का संगम है ना, उसे हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया ना इकोसिस्टम। हाँ ठीक है। तो जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी जीवित जीव आएंगे। तो जैव घटक में कौन कौन से जीव आएंगे? एक तो आएंगे उत्पादक यानी जो भोजन बनाते हैं, उसके बाद उपभोक्ता यानी जो भोजन खाते हैं, तीसरे नंबर पर अपघटक यानी कि इन सभी जीवों के मरने के बाद जो जीवों को गला सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं उसे हम बोलते हैं अपघटक। अजैव घटकों की बात करें तो नमी, तापमान, वायु, मिट्टी, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये अजैव घटक हैं। ये जिस किसी भी जगह जहां पर जैव घटकों के साथ पाए जाते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि जैव घटक
कौन से होते हैं? जैव घटक में मैंने पहले नंबर पर बताया उत्पादक। उत्पादक क्या होंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन स्वयं बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादक। ठीक है, इसमें कौन से आएंगे? पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जैसे अमरबेल है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, वो उत्पादक नहीं कहलाएगी, जैसे पेड़ पौधे। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? जैव घटक में अगर आपको याद हो, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? यानी कि जो खाने वाले। उपभोक्ता यानी जो किसी जीव को खाते हैं। ठीक है, जीव को खाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये कौन से होते हैं? जो किसको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं, इनको खाते हैं, उत्पादक को, उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो उत्पादकों को खाते हैं, उत्पादकों को खाते हैं, वो क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक को खाएंगे वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। और जो इनको खाएंगे द्वितीयक को, वो क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। और तृतीयक में क्या आ जाएगा? जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो कौन से हो गए? तृतीयक उपभोक्ता। तो ये आपके अच्छे खासे नोट्स यहाँ पे तैयार हो गए प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पारितंत्र है, इसमें हर प्रकार के जीव, बैक्टीरिया है, प्लैंकटन, प्रोटोजोआ, या जितने भी जो जीव हैं, बड़े जीव, कंगारू यहाँ पर दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सूर्य, तो ये सब क्या है? पारितंत्र के ही भाग है। ठीक है, तो पहले नंबर पर मैंने क्या बताए थे? जैव घटकों में प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, जैसे ट्रीज है, ग्रास है, नट्स है, जो कुछ भी यहां पर आपको हरा हरा दिख रहा है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने क्या कहा था कि उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी इनकी टाइप है। पहले नंबर पर क्या थे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में मैंने आपको बताया था कि वो जो पेड़ पौधों को खाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको खरगोश दिखाया गया है, खरगोश पेड़ पौधों को खाता है, इसलिए यह भी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप देख पाएंगे, खरगोश तो इसमें है ही है, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता ही कहलाते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद लास्ट में जो आते हैं वो होते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो जीवों के मरने के बाद उसको गला सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं। इसमें मशरूम भी आएगा, क्योंकि मशरूम भी गली सड़ी चीजों पर उगता है, केंचुआ भी, मोल्ड है। इसके अलावा जो आमतौर पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर आता है प्यारे बच्चों कवक और जीवाणु। ये पेपर के अंदर आता है। ये दो हैं जो अपघटक हैं, कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु, ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है। उसके अलावा यहां पर एक और देख सकते हैं आप अपघटकों के प्रकार। ठीक है, वोम है, मशरूम है, इंसेक्ट्स है, बैक्टीरिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, खाद्य जाल। आहार जाल कर लेते हैं पहले। आहार श्रृंखला,
फूड चेन कर लेते हैं, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला यानी फूड चेन। फूड चेन क्या होता है कि किसी क्रमबद्ध तरीके से एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना। क्रमबद्ध में वर्ड यहां पर इसलिए यूज कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि अगर आप कह दें कि घास को हिरन खा रहा है, हिरन को शेर नहीं खा रहा, शेर को हिरन खा जाए, या घास को शेर खा जाए, तो ये चीज क्रम गलत हो जाएगा। घास, घास से शेर और शेर को हिरन, गलत हो गया ना, भी घास को शेर खा रहा है और शेर को हिरन खा रहा है, तो इसीलिए वो श्रृंखला टूट गई। इसलिए मैंने कहा कि क्रमबद्ध, सीक्वेंशियल ईटिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय द अनदर इज कॉल्ड एज फूड चेन यानी आहार श्रृंखला। किसी क्रमबद्ध तरीके से या किसी क्रमबद्ध रूप से एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना, एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहलाता है। जैसे मैं यहां पर अगर आपको बताऊं, जैसे यहां पर मान लीजिए घास है, घास को कौन खा रहा है? यहां पर हमने दिखाया था खरगोश खा रहा है, ठीक है। तो खरगोश को कौन खा रहा है प्यारे बच्चों? खरगोश को मान लीजिए शेर खा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? आहार श्रृंखला, ठीक है। और इसका जो प्रत्येक लेवल होता है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रोफिक लेवल। ट्रोफिक लेवल यानी पोसी सतर, ट्रोफिक लेवल। कई बार पूछ लेते हैं कि इस आहार श्रृंखला में शेर कौन से लेवल पर है, तो ये पहला लेवल होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो शेर कौन से लेवल पर है? तीसरे लेवल पर। कई बार ये पूछ लेते हैं कि शेर क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, या द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इसमें देखिए उत्पादक कौन हुआ? घास। प्राथमिक उपभोक्ता घास को खाने वाला, तो शेर क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। यहां पर इसके अंदर हुआ कि नहीं हुआ? अगर शेर जो है, थोड़ा मैं शेर को दूर कर दूं, कैसे करता हूं अभी कर देते हैं शेर को दूर। मान लीजिए ये घास है, ठीक है। घास को कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है? तेंदुआ खा रहा है। तेंदुए को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो स्तर कितने हुए? 1 2 3 4, 4 पोषी स्तर हो गए। घास क्या हुआ? उत्पादक हुआ। हिरण क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। तेंदुआ क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। और शेर यहां पर क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो शेर की जो जगह है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ भी हो सकती है प्यारे बच्चों। वो डिपेंड करता है कि वो जिस जीव को खा रहा है वो जीव कौन सा है और उसने किसको खाया है, उस हिसाब से पोजीशन डिसाइड होती है। आहार श्रृंखला में किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं रहती है सिवाय घास को छोड़कर और घास को खाने वाले जीवों को छोड़कर। क्लियर है बात? यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों आहार श्रृंखला का डायग्राम, ठीक है। सूर्य से घास, घास से प्यारे बच्चों बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, और शेर जब खत्म हो गया तो उसको अपघटकों ने खाया, यानी उसको गला सड़ा करके मिट्टी में मिलाने वाले जीव, ठीक है। एक और आप देख सकते हैं यहां पर घास को तिलचट्टे ने खाया, ग्रास ऊपर राम का घोड़ा बोल देते हैं, इसको मेंढक ने खाया और मेंढक को लास्टली स्नेक ने खाया। तो घास यहां पर उत्पादक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है यानी प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक यानी सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, और सांप यहां पर टर्सरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता है। और सांप को अगर मोर खाए तो मोर यहां पर चतुर्थ उपभोक्ता यानी क्वाटरनरी कंज्यूमर कहलाएगा। क्लियर होगी बात यहां पर? ओके। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आहार जाल यानी फूड वेब, खाद्य जाल या आहार जाल, आहार जाल या खाद्य जाल। तो दो या दो से अधिक आहार श्रृंखलाएं अगर मिल जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। दो या दो से अधिक आहार श्रृंखलाएं मिलकर
2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल या खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो यहां पर एक चित्र आपको दिख रहा है, देखिए चित्र को देख लीजिए पहले। एक आहार श्रृंखला तो यहां पर है कि घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया। एक आहार श्रृंखला यहां पर है, घास को स्नेल ने खाया, स्नेल को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को बाज ने खाया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अगर 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखला, एक ये भी है, घास को स्नेल ने खाया, स्नेल को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को लोमड़ी ने खाया। तो 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखलाएं जहां कहीं भी मिल जाए तो उसे हम आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक रूल है 10% एनर्जी रूल, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। 10% ऊर्जा का सिद्धांत। यानी 10% एनर्जी रूल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% एनर्जी रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये जो दिया था वो दिया था लिंडेमैन ने। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया, लिंडेमैन ने। तो ये लिंडेमैन ने क्या कहा कि कोई भी जीव है वो जब किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे उस जीव की ऊर्जा का केवल 10% ही मिलता है, सिवाय पौधों को छोड़कर, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश का केवल 1% ही लेते हैं और बाकी जीव जो है वो 10% लेते हैं। अब इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये सूर्य है और ये किसी 1 एकड़ में पौधे लगे हुए हैं। उन पौधों को प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, उस एरिया के अंदर सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है, मान लीजिए वो ऊर्जा 1 लाख जूल दे रहा है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। पेपर में आ जाता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल। जिस प्रकार कपड़े को मीटर में मापते हैं उसी प्रकार ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो ये है पेड़ पौधे। तो जितनी ऊर्जा सूर्य यहां पर देता है प्यारे बच्चों, उसका 1% ही ये इस्तेमाल कर पाते हैं। 1% मतलब 100 से भाग कर दीजिए, तो यहां पर कितनी जीरो थी, 5। तो पौधे कितना ले पाएंगे इसका, 3 जीरो, यानी 1000 जूल ही ले पाएंगे, बाकी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, पौधों को मान लीजिए खरगोश ने खाया, तो खरगोश पौधों की ऊर्जा का 10% लेता है, इसलिए इसका नाम है 10%। 10% का मतलब 10 से भाग कर दो। 1000 को 10 से भाग किया, 1 जीरो कट गई, यानी 100 जूल। खरगोश को मान लीजिए शेर ने खाया, तो शेर को फिर 10% मिलेगी खरगोश की ऊर्जा का, यानी 10 जूल। इस ऊर्जा के हिसाब से हम यह भी मान सकते हैं कि जो जीव पेड़ पौधों के जितना नजदीक होता है उसको उतनी ही ऊर्जा ज्यादा मिलती है। और इस सिद्धांत से एक और बात भी समझ में आती है कि किसी भी आहार श्रृंखला में अधिक पोषी स्तर नहीं होने चाहिए। किसी भी आहार श्रृंखला में अधिक पोषी स्तर नहीं होने चाहिए। पोषी स्तर यानी ट्रोफिक लेवल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रोफिक लेवल होता क्या है, अधिक पोषी स्तर नहीं होने चाहिए। कैसे हम इसको समझते हैं, देखिए एक चार्ट से हम एक बार फिर इसको समझते हैं। पोषी स्तर यानी ट्रोफिक लेवल। देखिए अधिक पोषी स्तर होने का क्या नुकसान होता है। 2 चार्ट हम समझते हैं प्यारे बच्चों। ये सूर्य है, सूर्य, ये पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों को अभी मैंने आपको बताया था कि खरगोश ने खाया और खरगोश को शेर ने खाया, तो शेर को ऊर्जा कितनी मिली थी, मैंने यहां पर बताया था कि सूर्य 1 लाख जूल ऊर्जा दे रहा है,
पेड़ पौधों को 1000 जूल मिलेगी, खरगोश को 100 मिलेगी और शेर को 10 मिलेगी। यहां 1000 क्यों? क्योंकि 1% 2 जीरो काट दीजिए, बाकी सबको 10-10% मिलती है, यानी 1-1 जीरो काट दीजिए। 1000 में से 1 जीरो कट गई 100, 100 में से 1 जीरो कट गई 10। इसी प्रकार एक और समझिए कि दोबारा से सूर्य जो है 1 लाख ऊर्जा देता है, 1 लाख जूल पौधों को, उसमें से पौधे इस्तेमाल करते हैं 1000 जूल। पौधे को मान लीजिए तिलचट्टे ने खाया, तो तिलचट्टे ने इस्तेमाल करी इसका 1000 का 10% यानी 100 जूल। तिलचट्टे को मेंढक ने खाया, तो मेंढक ने इस्तेमाल की इसका 10% यानी 10 जूल। मेंढक को सांप ने खाया, तो सांप ने इस्तेमाल की इसका 10% यानी 1 जूल। सांप को मोर ने खाया, तो मोर ने इस्तेमाल की 1 जूल का 10% यानी 0.1 जूल। और मोर को शेर ने खाया, तो शेर को मिली 0.01 जूल। तो यहां पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, शेर को भोजन यहां भी मिल रहा है खरगोश से, शेर को भोजन यहां भी मिल रहा है मोर से, तो किसमें शेर को फायदा है? यहां शेर को 10 जूल ऊर्जा मिल रही है और यहां 1 जूल का 100वां भाग यानी 0.01 जूल मिल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि आहार श्रृंखला में अधिक पोषी स्तर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर आखिरी जीव को इतनी कम ऊर्जा मिलती है कि जिससे उसका काम भी नहीं चलता। यहां पर कितने पोषी स्तर थे? 1 2 3। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। शेर का नंबर छठा है। छठे तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि उसका काम भी नहीं चलता। ठीक है ना? एक छोटी सी मैं आपको 2 मिनट की एक छोटी सी हंसने वाली बात बता देता हूं, ताकि आपका जो है इस टॉपिक के साथ जुड़े रहें। कि एक बार एक व्यक्ति बस में चढ़ गया भाई। अब बस में क्या था, कोई प्रसाद लेकर के आया था, वो बांटना शुरू किया उसने, तो आगे से बांटना स्टार्ट किया उसने। तो देते देते वो आदमी पीछे बैठ गया बिल्कुल, कि लास्ट के अंदर जो प्रसाद बचेगा वो सारा का सारा मैं ले लूंगा, क्योंकि जो बांटने वाला है वो तो बांट के ही जाएगा। तो जैसे जैसे वो सबको बांट रहा था, लास्ट तक जाके पहुंचा तो प्रसाद खत्म हो चुका था। अब वो आदमी से देखा नहीं जा रहा, उसका चेहरा लटक चुका था, परेशान, भाई ये क्या मैंने किया, मैं पीछे बैठ गया, मुझे बिल्कुल प्रसाद नहीं मिला। और वो जोर जोर से बस में चिल्लाने लगा, बोले हे भगवान, इस बस पर तो बिजली गिर जाए। सारी सवारियां चिल्लाने लगी, भाई ऐसा नहीं कहते, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हे भगवान, इस बस पर तो बिजली गिर जाए। वहां पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, बोला अरे जब अगर बस पर बिजली गिर जाएगी तो तू क्या बच जाएगा? बोला जब प्रसाद बंट रहा था तब कैसे बच गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो शेर को जो ऊर्जा है अगर देखा जाए तो अगर तीसरे नंबर पे तो काफी ज्यादा मिलती है, वही शेर अगर छठे स्थान पर खिसक जाए तो ऊर्जा नाम मात्र की मिलती है। तो इसीलिए जो उत्पादक के जितना नजदीक होते हैं उनको ऊर्जा का उतना ही ज्यादा फायदा होता है। क्लियर होगी बात यहां से? नेक्स्ट, यहां पे हम देख सकते हैं ये 10 लाख है, पौधों को 10,000 मिली, तितलियों को 1000 मिली, चूहे को 100 मिली, और उसके बाद आप देख पाएंगे बाज को 10 मिली, और अगर बाज को कोई खा रहा है तो उसको 1 जूल ही मिलेगी। इस चार्ट के द्वारा भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन लेयर, ओजोन परत। तो मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो मंडल होते हैं, समताप मंडल बोलते हैं इसको। पहला जो मंडल होता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, उसके ऊपर वाली जो परत होती है वायुमंडल की वो कहलाती है समताप मंडल। समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। पहली बार तो यही पूछ लेता है कि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है ये परत? ये परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, कौन सी किरणों को? पराबैंगनी। पराबैंगनी क्या होता है? अल्ट्रावोयलेट। अल्ट्रावोयलेट सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह काम है ओजोन परत का। अब अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं
अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो जीवों को त्वचा कैंसर हो सकता है। तो जीवों को त्वचा कैंसर हो सकता है। तो हमें जीवों को बचाने का कार्य ओजोन परत कर रही है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने ही नहीं देती। त्वचा कैंसर हो सकता है। तो यह कार्य कौन कर रही है? ओजोन परत। तो यहां पर एक और बात बता देते हैं, आपको नोट करने वाली बात है, नोट कीजिए कि समताप मंडल में तो ओजोन परत हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर पृथ्वी के धरातल पर बात करें तो ओजोन परत हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि धरातल पर ओजोन परत के होने से आंखों में जलन वगैरह हो सकती है, आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। धरातल पर ओजोन परत हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है। धरातल पर ओजोन परत हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। इससे आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये तो ओजोन परत के फायदे और नुकसान की हमने बात की। तो क्या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई केमिकल भी है जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देख सकते हैं ओजोन परत इस जगह पर होती है, इस जगह पर, इस मंडल में, समताप मंडल में। ये नीचे वाला ट्रोपोस्फियर है। यहां पर आप देख भी पाएंगे नीचे वाले में एरोप्लेन चलते हैं, इसमें थोड़े जेट वायुयान चलते हैं, इससे ऊपर जो है उल्का पिंड जल के खत्म हो जाते हैं। उसके ऊपर थर्मोस्फियर है, इसके अंदर सैटेलाइट यानी उपग्रह वगैरह ट्रेवल करते हैं, जो हमें इमेज वगैरह भेजते हैं। किसी भी जगह पे कोई इवेंट हो रहा हो, कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, तो हम घर बैठे देख पाते हैं, वो इन्हीं सैटेलाइट की वजह से देख पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ओजोन परत 2020 में कैसी, 2050 में। अब ये जो हिस्सा है, यहां पर ओजोन परत में डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस यानी ओजोन परत पतली है। 2050 में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगी। तो हुआ क्या ओजोन परत को? तो मैं आपको बताता हूं कि ओजोन परत जो है उसको नुकसान किससे पहुंचता है। 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में सुराख देखा गया। तो ये क्यों देखा गया और इसको किससे नुकसान पहुंचता है? सुराख देखा गया। तो ओजोन परत को मेन जो नुकसान पहुंचाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? पहले नंबर पर तो है प्यारे बच्चों, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है CFC। CFC, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां इस्तेमाल होता था? रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में। अब हालांकि इसको बैन कर दिया गया था। कहां पर यूज होता था ये? रेफ्रिजरेटर और AC में। ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चों, उसके अलावा जो एरोसोल है, पेंट के डिब्बों में इस्तेमाल होने वाले एरोसोल, ये किस में इस्तेमाल होते थे? पेंट के डिब्बों में। वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन, वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ओजोन परत को चीरते हुए जाते हैं। तो ये वो पदार्थ थे जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आप चित्र में भी देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण जो है वो भी मेन कारक है। ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देख पाएंगे कि जो जेट वायुयान है वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कुछ एक कारक हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी कारण से
अगर देखा जाए तो ओजोन परत के नुकसान होने से क्या होगा, पौधों की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। लाइफ साइकिल यानी किस समय फ्लावरिंग होना है, पौधों ने किस समय फल देना है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्किन एलिमेंट्स यानी त्वचा कैंसर हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरीन लाइफ, समुद्री जीवों के अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो ये कुछ एक पदार्थ थे जिससे ओजोन परत में सुराख देखा गया। तब से वैज्ञानिकों ने मीटिंग हुई, कई सारे प्रोटोकॉल्स, कई सारे जैसे क्वाटो प्रोटोकॉल है, मोनेरा प्रोटोकॉल है, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इन केमिकल्स को बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ओजोन परत ही खत्म हो गई तो यहां पर पृथ्वी से मानव जाति भी खत्म हो सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया। और उसके बाद से लेकर अब तक ओजोन परत जो है, उसका जो सुराख है, उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है, डायमीटर उसका जो है कम होता जा रहा है। तो ये काफी अच्छा संकेत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा पर्यावरण का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कैसा लगा आप बता सकते हैं। जल्दी एक और नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।